बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Dear students, we were studying about different techniques of note taking. नोट टेकिंग के हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े। उन्हीं में से एक मेथड चार्टिंग नोट टेकिंग मेथड है। इसमें चार्ट्स बनाए जाते हैं। तो आज हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि चार्टिंग नोट टेकिंग मेथड कैसा होता है और इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं और इसके साथ साथ ये किन सब्जेक्ट्स में ज़्यादा बेटर होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ कि चार्टिंग मेथड कैसे होते हैं। ये देखें, यहाँ पर ये चार्ट्स बनाया हुआ है और इसमें डिफरेंट कॉलम और रोज़ बनाए गए हैं। ये एक चार्टिंग मेथड है। और नेक्स्ट ये एक और है, यहाँ पर भी ये टेबल ड्रा किया गया है, इसको भी चार्टिंग मेथड कहते हैं। और ये थर्ड वन है एक हमारे पास, ये भी चार्टिंग मेथड है। यहाँ पर देखें, पहली रो में वार के बारे में लिखा गया है। पहली फर्स्ट वर्ल्ड वार, दैन सेकंड वर्ल्ड वार, फिर आगे उनकी डेट्स हैं, कंट्रीज़ जो उसमें इन्वॉल्व थे, और फिर इसके साथ साथ जो लीडर्स वहाँ पर थे और फिर उन सब की सिग्निफिकेंस इनकी क्या थी। तो स्टूडेंट्स, एक चीज़ यहाँ पर नोट करने के काबिल है, वो ये कि चार्टिंग मेथड वहाँ पर यूज़फुल होता है जहाँ पर डिफरेंट जो हेडिंग्स हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं उन सबके पैरामीटर्स सेम हो, सबकी खुसूसियात जो है, खुसूसियात की हेडिंग्स सेम हो। अब जैसे वार्स हैं, दोनों वार के बारे में लिखा गया ये। अब यहाँ पर एक चीज़ तो हमने डेट्स को डिस्कस करना था, कंट्रीज़ को डिस्कस करना था। अब ये डेट्स दोनों में मतलब दोनों में ही काउंट होगा, दोनों में ही फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी डेट मेंशन की जाएगी, सेकंड वर्ल्ड वार में भी डेट मेंशन की जाएगी। तो ये एक सेम पैरामीटर हो गया। और इसी तरह फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी हमने देखने हैं कि कौन कौन से कंट्रीज़ यहाँ पर इन्वॉल्व, और सेकेंड वर्ल्ड वार में भी देखना है कौन कौन से कंट्रीज़ इन्वॉल्व हैं। तो ये एक पैरामीटर एक और सेम हो गया। वहाँ हमने देखने के कितने लीडर्स हैं और कौन कौन से हैं, यहाँ भी हमने देखना है कौन कौन से लीडर्स हैं। तो यूँ दोनों पैरामीटर्स सेम हैं। जब पैरामीटर्स सेम होंगे तो फिर हम चार्टिंग मेथड जो है फिर वेरी यूज़फुल मेथड होगा। तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। कहते हैं कि दिस मेथड ऑफ नोट टेकिंग इज़ ग्रेट फॉर सब्जेक्ट मैटर दैट कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू कैटेगरीज। कहता है कि ये मेथड वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा बेहतरीन है ऐसे सब्जेक्ट्स में जहाँ पर हम मवाद को उनकी कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकें। सच एज़, कौन सी कैटेगरीज़ हों? सच एज़ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। कि हमने दो मुख्तलिफ हेडिंग्स हैं, दो मुख्तलिफ सब्जेक्ट मैटर्स हैं, हमने उन दोनों की सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस को डिस्कस करना हो तो यूँ एक तरफ उनकी टॉपिक नेम लिखेंगे जिनकी सिमिलैरिटीज़ हमने डिस्कस करनी है हॉरिज़ॉन्टली, और वर्टिकली फिर हम लिखेंगे उनकी सिमिलैरिटीज़ और उनके दोनों के डिफरेंसेस। तो ये दोनों में सेम पैरामीटर जो मैं बात कर रहा था, वहाँ पर जहाँ पर सेम पैरामीटर्स होंगे वहाँ ये ज़्यादा बेनिफिशियल है, वहाँ इसका इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो यहाँ पर कहता है कि जहाँ पर हम इसको कैटेगरीज़ में ब्रोकन डाउन कर सके, कौन कौन सी कैटेगरीज बता रहा है कि सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस, डेट, इवेंट्स, इम्पैक्ट, और नेक्स्ट है प्रॉस और कंस। यहाँ पर ये इसने एब्रीवेशन यूज़ किया है
क्रॉस और कंस, मेरे जहन में इसका वो नहीं आ रहा कि किस चीज़ का उसने एक शॉर्ट नेम यूज़ किया है इसका। तो बार क्या यहाँ पर कहना यही चाहता है कि ऐसा सब्जेक्ट मैटर जिसको हम डिफरेंट कैटेगरीज़ में ब्रोकन डाउन कर सकें और उस सब्जेक्ट के अंदर जितनी हेडिंग्स हों उनकी सबकी कैटेगरी सेम हो। जैसे मैंने आपको पहले दिखाया कि वर्ल्ड वार के अकॉर्डिंग, वर्ल्ड वार में वाले चार्ट में यहाँ पर अब दो हेडिंग्स हैं हमारे पास, एक तो फर्स्ट वर्ल्ड वार और एक दूसरी सेकंड वर्ल्ड वार, लेकिन दोनों की कैटेगरीज जो है जिनमें हमने डिवाइड करना है वो सेम है। डेट्स है, कंट्रीज़ है, लीडर्स है, सिग्निफिकेंस है, ये थी वो जिनको हमने इसको डिवाइड करना था। तो इस तरह यही बात कहता है कि जहाँ पर कि हम सब्जेक्ट मैटर को कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकें वहाँ पर ज़्यादा ये बेनिफिशियल है, बल्कि उसका इम्प्लीमेंट ही वहीं पर होता है। चार्टिंग वर्क्स बेस्ट इफ स्टूडेंट आर एबल टू आइडेंटिफाई कैटेगरीज। चार्टिंग मेथड बेहतरीन तभी होगा जब स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर ले कि इसकी कैटेगरी क्या बनेगी, एंड ड्रा ए टेबल प्रायर टू द लेक्चर, और लेक्चर से पहले ही टेबल ड्रा कर ले। लेक्चर से पहले ही उसके माइंड में आ जाए, उसको मालूम हो कि अब जो लेक्चर होने जा रहा है उसकी कैटेगरीज़ ये हो सकती हैं, तो उनको पहले ही से अपने कैटेगरीज़ में डिवाइड कर ले। दिस मेथड इज़ आल्सो यूजफुल एज एन एडिटिंग टूल। कहते हैं कि ये मेथड एडिटिंग टूल के तौर पर भी बहुत बेहतरीन है कि हम इसमें इंफॉर्मेशंस एडिट भी कर सकते हैं, कमी बेशी भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स में रिव्यू एंड रीराइट नोट्स यूजिंग द चार्टिंग मेथड, कि चार्टिंग मेथड को यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स अपने नोट्स को रिव्यू भी कर सकता है और रीराइट भी कर सकता है, उसका जायज़ा भी लिख सकता है, उसको दोबारा से भी लिख सकता है। मेकिंग ए वेरी यूज़फुल स्टडी गाइड, और इस तरह ये एक बेहतरीन स्टडी गाइड बन जाता है मेथड। This method is great for students who like to organize information neatly and learn well by recognizing patterns। कहते हैं कि ये मेथड उन तलबा के लिए बहुत बेहतरीन है जो इंफॉर्मेशन को साफ़ सुथरे अंदाज में ऑर्गेनाइज करना जिनको पसंद हो, और इसके साथ साथ वो अपने मटेरियल को, अपनी इंफॉर्मेशन को जिसको वो स्टडी करने जा रहे हैं उनको पैटर्न के अंदाज में लर्न करना पसंद हो, कि उनको डिफरेंट कैटेगरीज़ में उनको डिवाइड करना वो जानते हों, उनके लिए बेस्ट है चार्टिंग। स्टडी बाय आइडेंटिफाइंग the categories to be covered in the lecture. Start by identifying the categories to be covered in the lecture। कहता है कि लेक्चर में जो कैटेगरीज़ होनी हैं, जो कैटेगरीज़ हैं, उनको लेक्चर से पहले ही आइडेंटिफाई कर लें कि अब ये जो लेक्चर होगा इसकी ये कैटेगरीज़ होंगी, और उसी हिसाब से टेबल ड्रा कर लें। मेक ए टेबल एंड लेबल ईच कैटेगरी, वही बात उसने कर दी। ड्यूरिंग द लेक्चर रिकॉर्ड ऑल इंफॉर्मेशन इनटू अप्रोप्रिएट कैटेगरी, और लेक्चर के दौरान तमाम तर इंफॉर्मेशन को उनकी मुनासिब जो भी मुतल्लिका कैटेगरी है वहाँ पर पुट करते चले जाएं। नेक्स्ट स्लाइड में कहते हैं जी चार्टिंग मेथड के बारे में। इफ़ द लेक्चर फॉर्मेट इज़ डिस्टिंक्ट such as chronological, you may set up your paper by drawing columns and labeling appropriate headings in a table। कहता है कि अगर लेक्चर का फॉर्मेट जो है वो एक डिस्टिंक्ट है,
सबसे नुमाया है, मुनफरिद है। किस तरह का फॉर्मेट है जी? मिसाल के तौर पर बयान करता है कि क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट है। क्रोनोलॉजिकल फॉर्मेट ज़माने के हिसाब से तरतीब दिया गया फॉर्मेट। जो चीज़ पहले आती है उसको पहले रख दिया जाए, जो चीज़ बाद में आती है उसको बाद में बयान कर दिया जाए। जिस तरह वर्ल्ड वार के बारे में था, पहले वर्ल्ड वार आई तो उसको पहले लिख दिया गया, फिर सेकंड वर्ल्ड वार लिख दिया गया, और फिर इसी तरह आगे कोई और चीज़ है, उसके बाद कोई तीसरा इवेंट है, चौथा इवेंट है, वो उसी तरतीब से उसको लिख दिया जाए। तो ये क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस हम इसको कहेंगे लेक्चर का फॉर्मेट का। अगर इस तरीके से है तो फिर कहता है कि आप अपने पेपर को उसमें कॉलम्स और में कॉलम्स ड्रा कर लें, लेबलिंग अप्रोप्रिएट हेडिंग्स इन अ टेबल, और टेबल में मुनासिब हेडिंग भी दे दें। मेथड determine the categories to be covered in the lecture. Determine the categories to be covered in the lecture. वो पहली वाली बात बता दी उसने कि सबसे पहले तो आपने लेक्चर शुरू करने से पहले आपके लेक्चर की जो कैटेगरीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करना है कि मेरे लेक्चर में कौन सी कैटेगरीज़ हैं। सेट अप योर पेपर इन एडवांस बाय कॉलम्स हेडेड बाय दीज कैटेगरीज। कहते हैं एडवांस में ही पहले ही कॉलम्स बना लें और उनकी हेडिंग दे दें जो आपने कैटेगरीज़ पहले से सोची थी कि ये कैटेगरीज़ होंगी, और हर कॉलम की हेडिंग उन कैटेगरीज़ के नेम से दे दें। एज यू लिसन टू द लेक्चर, जैसे जैसे आप कहते हैं कि लेक्चर सुनते चले जाएं, रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन, वर्ड्स, फ्रेजेस, मेन आइडियाज़ एट्सेट्रा इनटू एप्रोप्रिएट कैटेगरी। जैसे जैसे आप लेक्चर सुनते चले जाएं, आप लेक्चर की तमाम तर इंफॉर्मेशंस को, वो इंफॉर्मेशन चाहे वर्ड्स की सूरत में हो, फ्रेजेस की सूरत में हो, मेन आइडिया की सूरत में हो, या जिस भी सूरत में आप मुनासिब समझें, उन इंफॉर्मेशंस को आप उनकी मुतल्लिका कैटेगरी में पुट करते चले जाएं। जो इंफॉर्मेशन उस्ताद साहब से आपने सुनी ड्यूरिंग लेक्चर, फर्स्ट वर्ल्ड वार की बातें सुनी, उसके लीडर्स सुने, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के रो में जाएंगे और वहाँ पर जो लीडर्स होंगे लीडर वाली कैटेगरी में उसको पुट कर देंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वार की आपने ड्यूरिंग लेक्चर डेट सुनी तो आप फर्स्ट वर्ल्ड वार की रो में जाएंगे और वहाँ पर जो कैटेगरी है डेट्स की, वहाँ जाके डेट पुट कर देंगे। नेक्स्ट है एडवांटेज। helps you track conversation and dialogues where you would normally be confused। कहता है कि ऐसे डायलॉग, ऐसी कन्वर्सेशन जहां आप नॉर्मली कंफ्यूज हो जाएं, जहां आप नॉर्मली उन इंफॉर्मेशंस को गड़बड़ कर दें, एंड लूज आउट ऑन रेलेवेंट कंटेंट, और भाई उनका मुतल्लिका कंटेंट कौन सा है इसको, इस बात को लूज़ कर दें। यानी डेट्स बताई जा रही हैं किसी चीज़ की, उसी अगर वर्ल्ड वार की बात करते हैं तो वहाँ पर आपको ख़दशा है कि वर्ल्ड वार की, फर्स्ट वर्ल्ड वार की, सेकंड वर्ल्ड वार की डेट बताई जा रही है, आपको ख़दशा है कि वो भूल जाएंगी और पहली की डेट दूसरी में, दूसरी की डेट पहली में, या इस तरह पहले के लीडर्स दूसरे में, दूसरे के लीडर्स पहले में, आप गड़बड़ कर देंगे। आप को जो लीडर्स के नेम बताए गए हैं आप लूज़ कर देंगे इस चीज़ को कि ये लीडर्स पहले वर्ल्ड वार के हैं, ये सेकंड वर्ल्ड वार के हैं। वहाँ पर ये मेथड आपके लिए बहुत यूज़फुल है, आप उन इंफॉर्मेशन को ट्रैक कर सकते हैं। रिड्यूस अमाउंट ऑफ राइटिंग नेसेसरी, कहता है कि नेसेसरी राइटिंग, जो ज़रूरी चीज़ें हैं उन्हीं को लिखते हुए आप अपनी राइटिंग को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। जस्ट आप
नेसेसरी इंफॉर्मेशन को लिखें। प्रोवाइड्स easy review mechanism for both memorization of facts and study of comparison and relationship। कहता है कि ये चीज़ प्रोवाइड करती है, क्या चीज़ प्रोवाइड करती है, क्या प्रोवाइड करती है, इजी रिव्यू के बाद में हम अपनी इंफॉर्मेशन का आसानी से जायज़ा ले सकते हैं। इजी रिव्यू का एक मैकेनिज़्म ये मेथड हमें प्रोवाइड करता है, और वो किस चीज़ का कहता है मैकेनिज़्म हो सकता है, फॉर बोथ मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स, एक तो जो हक़ाइक़ हैं, जो फैक्ट्स बयान किए गए हैं आपको याद रहेंगे, एंड स्टडी ऑफ कंपैरिजन एंड रिलेशनशिप, और इसके साथ साथ आप अपने मटेरियल में अपने मटेरियल का जो रिलेशनशिप है वो, और अपने मटेरियल के अंदर जो कंपैरिजन और कंट्रास्ट बयान किया गया है आप उसको अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो ये इसका एक फ़ायदा है कि हम इसके रिव्यू में एक तो हमें ये बातें इंफॉर्मेशन याद हो जाएंगी, दूसरा डिफरेंट कैटेगरीज़ के रिलेशनशिप को हम बखूबी समझ जाएंगे। डिसएडवांटेजेस, few disadvantages except learning how to use the system। कहता है कि चंद एक एडवांटेजेस हैं, लर्निंग हाउ टू यूज़ द सिस्टम एंड लोकेटिंग द अप्रोप्रिएट कैटेगरी। यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग इन द लेक्चर। कहते हैं फ्यू एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं इस कैटेगरी के अंदर। कहते हैं एक तो ये कि इस सिस्टम को आपने कैसे यूज़ करना है ये आपको इल्म में होना चाहिए, एंड लोकेटिंग द अप्रोप्रिएट कैटेगरीज़, और मुनासिब जो कैटेगरी है कि आपने अपनी इंफॉर्मेशन को किस कैटेगरी में पुट करना है ये पता होना चाहिए। कहते हैं कि फ्यू जो डिसएडवांटेजेस हैं, चंद एक डिसएडवांटेजेस, उनमें एक तो बताया कि सिस्टम का पता होना और दूसरा मुनासिब कैटेगरी का पता होना। इसके अलावा कहते ये तो है ही है कि इसमें हमें पहले से इल्म होना चाहिए, इतनी ग्रिप होनी चाहिए स्टूडेंट की कि वो इस सिस्टम को अच्छे तरीके से समझ जाए और डिफरेंट कैटेगरीज़ को भी समझ जाए, उनको उनके कैसे उनको करना है, उसमें इंफॉर्मेशन पुट अप करनी है उसको समझ जाए। तो ये एक डिसएडवांटेज है इसका कि पहले से इतनी स्किल होनी चाहिए, और इसके साथ साथ यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग इन द लेक्चर, और इसके साथ साथ आपको ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि लेक्चर में क्या आने वाला है। पहले ही से आपको इल्म हो, पहले से आपको नो हाउ होनी चाहिए। व्हेन टू यूज़, टेस्ट विल फोकस ऑन बोथ फैक्ट्स एंड रिलेशनशिप। कहता है कि इसको कब यूज़ करना चाहिए, वहाँ पर कहता है कि वहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर एग्ज़ाम का फोकस डिफरेंट फैक्ट्स और उनके रिलेशनशिप पर हो। वहाँ पर हम इस मेथड को यूज़ करते हुए उन फैक्ट्स के को भी समझ सकेंगे, मेमोराइज कर सकेंगे, और उनके रिलेशनशिप को भी मेमोराइज कर सकेंगे। नेक्स्ट है, अगली बात कहता है कि कंटेंट इज़ हैवी एंड प्रेजेंटेड फास्ट। जहाँ पर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो और तेज़ी से प्रेजेंट किया जा रहा हो। और नेक्स्ट है, यू वांट टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टाइम। आप वक़्त को बचाना चाहती हैं। यू स्पेंड एडिटिंग एंड रिव्यूइंग द एट टेस्ट टाइम। टेस्ट के वक़्त एडिटिंग और रिव्यू करने का की जो झंझट है कि भाई
एग्ज़ाम के करीब आप दोबारा से नोट्स को देखें और उनको एडिट करें और उनको रिव्यू करें। कहता है कि ये जो झंझट है, इसको अगर इस मुश्किल से अगर आप निकलना चाहें, इस टाइम को अगर आप सेव करना चाहें, तो फिर आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। यू वांट टू गेट एन ओवरव्यू ऑफ द होल कोर्स। आप इस तरह आपके सामने पूरा कोर्स या पूरा टॉपिक जिसके आपने नोट्स बनाए हैं, आप उसका एक ओवरव्यू कर सकते हैं। आप एक ताराना नज़र डालते ही आप उसको समझ जाएंगे कि ये इस चीज़ के बारे में है। ऑन वन बिग पेपर सीक्वेंस, एक बड़े पेपर के ऊपर जो इंफॉर्मेशन तरतीब से लिखी गई है, जस्ट उसको देखते ही आप अपने लेक्चर का ओवरव्यू कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल में उसने दिखाया है जी, ये चार्ट नोट टेकिंग मेथड है। या अब ये चार्ट्स बनाया हुआ है पहला। अब यहाँ पर दो थ्योरिस्ट हैं, थ्योरी पेश करने वाले एजुकेशन की फील्ड की। एक ये यहाँ पर एग्जांपल दी गई है। पहले जो थ्योरिस्ट हैं उनका नाम है जेन पाजेट, और दूसरे जो थ्योरिस्ट हैं उनका नाम है एरिक एरिक्सन। अब उन्होंने जो अपनी थ्योरीज पेश की हैं और उनका अपना वो खुद कौन थे, वो दोनों चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अब कंट्री ऑफ ओरिजिन, पहले वाला बंदा स्विट्ज़रलैंड का है, दूसरे वाला बंदा जो है वो डेनमार्क का है। पहले वाले ने जो ज़्यादा वर्क किया, जो काम किया 1920s से 1970s का जो इसका एक्टिव पीरियड है, और एरिक एरिक्सन का 1930s से 1980s का है। अब जो इनकी थीरीज़ थी वो क्या थी, चाइल्ड डेवलपमेंट की डिफरेंट स्टेजेस के बारे में। पहले वाले ने चाइल्ड डेवलपमेंट की जो स्टडीज़ बनाई हैं कि बच्चा कैसे नशोनुमा पाता है, उसने 4 कैटेगरीज बना दी हैं और उनके आगे उनकी एज भी लिखी हुई है। और जबकि दूसरे वाले ने जो कैटेगरीज बनाई हैं उसमें उसने 5 कैटेगरीज बनाई हैं और उसको आप देख सकते हैं। तो यूँ मकसद कहने का ये है कि यहाँ वहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर आपका जो लेक्चर है, आपका जो कंटेंट है, जिसको आप सेम कैटेगरीज में डिवाइड कर सकें। यहाँ पर आप देखें सेम कैटेगरी में हमने डिवाइड इसको कर दिया। तो इसी तरह यहाँ पर नेक्स्ट है जी कि सैम्पलिंग टेक्निक्स की खामियां और इसके साथ साथ उसकी खूबियाँ। तो सैम्पलिंग की बेसिक सैम्पलिंग जो टेक्निक्स हैं, आप पहले हेडिंग बना दी टेक्निक की, कौन कौन सी टेक्निक हैं वो नीचे लिख दी गई। फिर आगे उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं वो आगे उनके सामने लिख दिए गए। फिर उनके वीकनेसेस क्या हैं वो उनके सामने लिख दिए गए। तो इस तरह यहाँ पर ये हेडिंग्स बन गई। इन हेडिंग्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ये देखें। और नेक्स्ट था ये वर्ल्ड वॉर वाला चार्ट एग्जाम्पलरी, जो कि मैंने आपको दिखाया। तो इस तरह हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट हुआ। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।